नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम नवंबर 2012 में हुए सीटेट के पेपर 1 में आए हुए मैथ पेडागोजी के प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, शैलजा विभिन्न तरीके से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 बराबर 2 धन 2 अथवा 4 बराबर 1 धन 3 आदि। वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है? ए प्रमाणात्मक अवस्था, बी विभाजनात्मक अवस्था, सी गुणनखंडीय अवस्था या डी संक्रिय अवस्था। तो विभाजन की बात हो रही है, वह संख्या को अलग अलग तरीके से विभाजन कर रही है, 2 धन 2 1 धन 3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा, कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है लेकिन 40,082 लिखता है। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता, बी बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया, या सी बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप में भ्रमित है, या डी शिक्षक को स्थानीय मान विषय तभी पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्या को भली भांति प्रकार से लिखना सीख जाए। तो इसका आंसर होगा बी। ध्यान से तो सुना है उसने, 482 लिखा लेकिन उसने स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाई अभी। अगला है हमारा, कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याओं के व्यकलन मतलब घटाना को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। चरण 1, स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति करना। चरण 2, यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है, टैली चिन्हों का प्रयोग करना। या ऑप्शन 3, ये चरण 3, स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्या के व्यकलन का अनुप्रयोग करना। इस स्थिति में शिक्षक से पाठ का विकास कर रहा है। व्यवस्था संकलनात्मक, संक्रिय और परिकलन प्रक्रिया, बी संक्रिय व्यवस्था संकल्पना परिकलन प्रक्रिया, सी परिकलन प्रक्रिया व्यवस्था संकल्पना या संक्रिया, या डी व्यवस्था संकल्पना परिकलन प्रक्रिया और संक्रिय। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, व्यवस्था संकल्पना आगे की प्रक्रिया है, परिकलन प्रक्रिया और संक्रिय। अगला है हमारा, किन 2 संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा? मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके 1 से अधिक उत्तर हैं, बी बुद्ध अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर हैं, सी बच्चों को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके, या डी अधिसंख्यानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि 1 से अधिक इसके उत्तर बनेंगे, जैसे 3 गुणा 8, 12 गुणा 2, 6 गुणा 4, तो जिनका गुणनफल 24 रहेगा। अगला है हमारा, कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या को 1/2 भागित 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि आधे केक में कितने 1/3 के टुकड़े हैं। कारण, विद्यार्थी का भाषा विकास बहुत खराब है। समस्या कक्षा 5 के लिए उच्च कठिनाई स्तर की है। भिन्न पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता पढ़ाई गई हैं, या डी विद्यार्थी इन 2 समस्याओं की गणितीय तुल्यता को समझने के योग्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी, संक्रिया तो वह कर पा रहा है लेकिन उनको बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता के पढ़ाया गया, इसलिए वह डायरेक्ट तो कर रहा है लेकिन भाषा के साथ उनको नहीं कर पा रहा है। अगला है, हमीदा अपने विद्यार्थियों की गणितीय योग्यता को समृद्ध करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूपों का अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने देती है। वह बोर्ड पर निम्नलिखित समस्या लिखती है और विद्यार्थी से कहती है कि वे इसका उत्तर लिखें। 21 भागित 7, 2.1 भागित 0.7, 0.21 भागित 0.07, 0.021 भागे 0.007। वह प्रश्नों के सेट के माध्यम से यह चाहती है कि विद्यार्थी यह अवलोकन कर सकें कि जब एक गुणज को 10 से विभाजित किया जाता है और दूसरे को 10 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल समान रहता है। जब एक भाजक की 10 से घटत होती है, दूसरे भाजक की 10 की घात से बढ़त होती है तो गुणनफल समान रहता है। यदि भाजक और दोनों 10 की घात से बढ़ाए या घटाए जाते हैं तो भागफल समान रहता है। यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से घटाए जाते हैं तो भागफल भी 10 की घात से घटता है। वह इन उदाहरणों के अवलोकन से उसे वह क्या समझाना चाहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए या घटाए जाते हैं तो भागफल समान रहता है। अगला है हमारा, प्याजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदोषण से सीखना होता है और गणित का शिक्षक प्याजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा, विभेदित अनुदोषण का प्रयोग करेगा, या डी चाक और टॉक पद्धति का प्रयोग करेगा। कि सामाजिक अनुदोषण से सीखना होता है तो इसका क्या होगा? वही सामाजिक अनुदोषण, तो समाज की बात हो रही है तो सामूहिक परियोजना और सामूहिक चर्चा का वह प्रयोग करेगा। अगला है, प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर दिखाई जाता है
और पूछा जाता है कि रूलर में 5 सेंटीमीटर कहाँ है। वह रूलर उठाता है और रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित करता है। उसका उत्तर सही है क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को सही चिन्हित किया। गलत है क्योंकि वह केवल निशान को दिखा रहा है, ना कि 0 और 5 के रूप में चिन्हित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को। गलत है क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और उसने 2 से शुरू करना चाहिए था और 7 पे चिन्हित करना था, जो कि वांछनीय है। यह बता रहा है कि उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 5 सेंटीमीटर एक बिंदु के रूप में, ना कि लंबाई के रूप में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गलत बता रहा है क्योंकि वह केवल निशान को दिखा रहा है कि 0 से 5 के रूप में, ना कि वह यह बता रहा है कि इनके बीच की लंबाई क्या है। अगला है हमारा, उमा सम और विषम संख्या की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उससे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक की संख्या को छांटने के लिए कहा, जिन आंकड़ों के जोड़े बन पाए और जिनके जोड़े नहीं बन पाए। उमा चाक्षुष शिक्षार्थी है, कायिक गतिक शिक्षार्थी है, श्रव्य शिक्षार्थी है, को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। तो इसका आंसर होगा चाक्षुष शिक्षार्थी है। अगला है हमारा, कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। कक्षा 4 की लिए बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए हम क्या निर्देश बनाएंगे। रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। बी, सेंटीमीटर और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है, रेखा का नाम बता सकता है। या सी, परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर और इंचों में रेखाखंड को माप सकता है, रेखाखंड के अंतः बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है। डी, रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, उन्हें परिभाषित कर सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेखा और रेखाखंड में अंतर कर लेगा, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। क्योंकि कक्षा 4 का छात्र है, उसके हिसाब से वह इतने कार्य कर सकता है। अगला है, कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थी को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग आदि। शिक्षिका का उद्देश्य विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में शिक्षार्थी की सहायता करना, विभिन्न परिप्रेक्ष्य से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थी की सहायता करना, सभी परिभाषाओं को कंठस्थ तो हमें कभी नहीं करना, ये कीवर्ड है जो कि हमारा आंसर नहीं रहेगा। परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को हल करने में विद्यार्थी की सहायता करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे ज़्यादा प्रभावी कि विभिन्न परिप्रेक्ष्य से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थी की सहायता करना। अगला है हमारा, विद्यार्थी से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं, यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। इस केस में वैन हिले के विचार के अनुसार विद्यार्थी चाक्षुषीकरण के स्तर पर है, विश्लेषणात्मक स्तर पर है, अनौपचारिक निगमन स्तर पर है या निगमन स्तर पर है। तो इसका आंसर होगा वी, विश्लेषणात्मक स्तर पर है। अगला है, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल HOTS पर आधारित प्रश्न डैश की मांग करते हैं। उच्च क्रमीय चिंतन, हाई लेवल के चिंतन के लिए नियम सूत्रों के ज्ञान, एल्गोरिथम ज्ञान, संकेत और चित्रों के ज्ञान, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है प्रश्नोत्तरी, भूमिका निर्वाह, वर्ग पहेली या सर्वेक्षण आधारित परियोजना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आंकड़ों के सर्वेक्षण की बात है भाई, या आंकड़े संबंधी बात कही गई है तो उनका विश्लेषण करना है, तो सबसे अच्छा कार्य क्या रहेगा, सर्वेक्षण आधारित योजना। अगला है अंतिम प्रश्न, त्योहार की समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय बिक्री पर कक्षाएं चर्चा शुरू की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। अच्छा ऑप्शन है, आंसर हो सकता है बी की उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती है। भाई चर्चा की उपेक्षा हमें कभी नहीं करना है, कक्षा में हम जितना ज़्यादा चर्चा करेंगे बच्चे उतना सक्रिय रूप से भाग लेंगे। सी, अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थी की सहायता करती है। डी, कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को खराब करती है। ऐसा नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।